एक महिला अपने गांव के पुलिस चौकी में आती है और पुलिस से एक कंप्लेन लिखाने की दरख्वास्त करती है। वो महिला जब पुलिस को सारा मामला बताती है तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि इसमें जो 2 आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी का नाम तुम छोड़ दो, दूसरे का नाम रहने दो, तब जा कर के हम कार्रवाई करेंगे। वो महिला पुलिस से बताती है कि जिस आदमी का आप नाम नहीं लेने के लिए बोल रहे हैं वही आदमी तो मुख्य आरोपी है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन कैसे छोड़ दूं। वो पुलिस अपने सीनियर अधिकारी से बात करता है। उस पुलिस वाले से कहते हैं कि मामले को रफा दफा करने का प्रयास करो। पुलिस वाले उस आदमी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज होने देना चाहते थे, इसका कारण था कि वो जो पुलिस चौकी उस गांव में चल रही थी वो भी उसी आदमी के ज़मीन में थी, उसी के मकान में थी जिसके खिलाफ वो महिला कंप्लेन दर्ज कराने गई। वो महिला एक साधारण मजदूर थी जिसको लेकर के पुलिस वाले उसकी एफआईआर पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। बड़े हस्तियों की जब कोई बात होती है तो पुलिस उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है, पर जब कोई आम मजदूर किसान पुलिस में जब कंप्लेन दर्ज कराने जाती है तो पुलिस उसके साथ वो रवैया नहीं अपनाती जो वो बड़े लोगों के साथ करती है। ये पुलिस की बहुत ही गलत बात है कि ये उन लोगों को तवज्जो ही नहीं देना चाहते हैं। पर वो महिला अपनी बात पे अडिग रही और बाद में जब वो महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जब जाती है, ये खबर सुनते ही वहाँ के पुलिस वाले ने जो काम इतने दिनों से नहीं हो रहा था वो चंद घंटों में पूरा कर दिया। दोनों आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है। आखिर क्या था वो मामला जिसके लिए पहले तो पुलिस उस महिला को आरोपी का नाम बदलने के लिए बोल रही थी और बाद में जब वो महिला मुख्यमंत्री के पास जनता दरबार में जाती है तो पूरा मामला पलट जाता है। तो चलिए कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड भी खर्च नहीं होगा, पर वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करती है, हमें प्रेरित करती है इस चीज़ के लिए कि मैं नई कहानियाँ ढूंढ के आपके लिए लाता रहूं। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले से है। अयोध्या में एक गांव है भदरसा। उस गांव में एक महिला रहती है। उसके पति का कुछ दिनों पूर्व देहांत हो जाता है। वो विधवा महिला मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उस महिला की 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़के की उम्र महज 6 साल के आसपास की है। बात जुलाई के अंतिम सप्ताह 2024 की है। पिछले महीने जो अभी बीता है जुलाई के अंतिम सप्ताह में वो महिला मजदूरी करके घर आती है तो देखती है कि जो उसकी सबसे छोटी बेटी है, जिसकी उम्र महज 12 साल है, उसकी तबीयत खराब है। उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। महिला पहले उस लड़की से बातचीत करती है, पर जब वो लड़की अपने दर्द से तड़प रही होती है तो माँ को उसका दर्द देखा नहीं जाता। वो महिला अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल जाती है और वहाँ डॉक्टर से मिलते ही बताती है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं और जांच के लिए ले जाते हैं। जब डॉक्टर उस लड़की की जांच करते हैं उसके बाद डॉक्टर उस महिला से आकर के बताते हैं कि आपकी लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। मुझे आपको बताते हुए भी थोड़ी शर्म आ रही है, पर यह मामला सही है। डॉक्टर के द्वारा जब उस महिला को इस बात का पता चलता है कि उसकी लड़की पेट से है तो उस महिला के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। उस महिला को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर इतनी बड़ी बात कैसे हो गई। जो उसकी बेटी महज 12 साल की है, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि आज वो पेट से है। बेटी के पास में जाती है और बेटी से बातचीत करती है, उसे प्यार से समझाती है और उसके साथ प्यार से बातचीत करती है, पूछताछ करती है कि बेटी आखिर
क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। जो तुम आज पेट से हो, इसकी क्या वजह थी? तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की? जो भी बात है वो तुम मुझे खुल कर के बताओ। लड़की अपनी माँ की बात सुन कर के रोने लगती है। रोते हुए अपनी माँ से अपने साथ हुए गलत काम को बताने लगती है। वो लड़की बताती है कि माँ, 2.5-3 महीने पहले मैं मज़दूरी करके घर लौट रही थी। शाम का वक्त था। रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। जब मैं उस बेकरी के सामने आई तो उस बेकरी में काम करने वाला लड़का, जिसका नाम राजू है, वो मेरे पास आता है, मुझे रोकता है और मुझसे कहता है कि मेरे मालिक तुम्हें दुकान के अंदर बुला रहे हैं, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ खाने को देंगे। मैं उस लड़के की बात में आ जाती हूँ और अंदर जाती है। जब वो लड़की अंदर जाती है तो उसे एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसको कुछ खाने को दिया जाता है। जब वो लड़की कुछ खाती है, उसके बाद उसे वो नशे की गिरफ्त में जाने लगती है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि उस बेकरी का जो मालिक था, मोहित खान, वह उसके साथ गंदा काम करता है और जो उसका नौकर था राजू, वो उसकी वीडियो बनाता है। मालिक जब उस लड़की के साथ गंदा काम कर लेता है तो इसको देख कर के उसके नौकर राजू की भी हिम्मत बढ़ जाती है। वो भी उस लड़की के साथ उस समय उसका बलात्कार करता है और उसके बाद राजू उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैंने जो तुम्हारी वीडियो बनाई है वो सबको दिखा दूंगा और सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारी माँ बहन की भी बदनामी होगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो लड़की एक तो महज 12 साल की है, उसके पास ज़्यादा सोचे समझने की क्षमता भी नहीं है। वो डर जाती है कि पिता भी नहीं है, भाई भी छोटा है, माँ मजदूरी करके घर चला रही है। अगर वो बात किसी से कहेगी भी तो कौन उसके साथ खड़ा होगा और कौन इनका विरोध करेगा। वो लड़की डर जाती है। पर इन दोनों का हौसला इतना बढ़ चुका था कि ये दोनों उस लड़की को कई बार अपने पास बुलाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं और कहते हैं ना कि पाप किसी का नहीं होता है। वो लड़की तो अपना मुंह बंद रख लेती है, पर उसके पेट में जो पाप पलने लगा था वो अपना मुंह खोल ही देता है। आखिर जब जुलाई के अंतिम सप्ताह में उसके पेट में दर्द होता है, तब उसकी माँ जब हॉस्पिटल जा कर के उसका इलाज करवाती है, उसके बाद ये सारा मामला खुलता है। उसके बाद उसकी माँ पुलिस में जा कर के कंप्लेन दर्ज कराने जाती है। जब वो कंप्लेन दर्ज कराने जाती है तो उस महिला का कंप्लेन लिख रहा होता है पुलिस वाला। वो जब आरोपी का नाम सुनता है तो वो उस महिला से कहता है कि मोहित खान का नाम छोड़ दो, बाकी उसके नौकर का नाम रहने देते हैं, तब मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। चूँकि मोहित खान सपा का एक कार्यकर्ता है, सांसद का भी सहयोग उसके पास में है, वो पॉलिटिकली कनेक्ट आदमी है, तो उसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसके कारण पुलिस वाले उस पर हाथ डालने से डरते हैं। और पुलिस की जो वो चौकी चल रही है वो भी उसके घर में ही चल रही थी, इसलिए पुलिस वाले उस महिला को उस मोहित खान का नाम इस केस से हटाने के लिए बोलते हैं। जब वो महिला नहीं मानती है तो वो पुलिस वाला अपने सीनियर अधिकारी से बात करता है, तो जो उसके बड़ी अधिकारी थे वो भी उससे कहते हैं कि मामला को किसी तरह से रफा दफा करो, और कोई उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं करना चाहता था। पर वो महिला इस बात पे अडिग रही कि उसकी बेटी के साथ जो गलत काम हुआ है उसका मोहित खान मुख्य आरोपी है, इसलिए उसका नाम वो इस केस से अलग नहीं रख सकती। पुलिस जब उस महिला को नकार देती है, एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तब वो महिला गांव में जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे उनसे जाके कहती है। उसके बाद इस मामले पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भी कई तरह के सामाजिक संगठनों की नज़र पड़ती है, उनको जानकारी मिलती है। वो सभी मिल कर के इस मामले पर जोर देते हैं, बवाल करते हैं। फिर जाकर के मीडिया जो है, मीडिया भी इस खबर को अपना फुटेज देने लगता है और इस मामले को हाईलाइट करती है। जब ये मामला पूरी तरीके से हाईलाइट में आ जाता है,
उसके बाद जो वहाँ के विधायक हैं वो उस परिवार से मिलते हैं और उस परिवार को तसल्ली देते हैं कि वो उसकी बात मुख्यमंत्री तक करेंगे। वो विधायक मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं। इधर जब पुलिस वाले को पता चलता है कि वो महिला सीएम से मिलने जा रही है, तो जो काम इतने दिनों से नहीं हुआ था वो पुलिस आनन फानन में शुरू कर देती है और उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है। सीएम योगी इस मामले को सदन में भी उठाते हैं और कहते हैं कि ये जो मोहित खान है इसका सपा के साथ में साठगांठ है और सपा का ये कार्यकर्ता है, जिसके कारण पुलिस भी इस पे कार्रवाई करने से हिचक रही है। मुख्यमंत्री का सदन में इतना कहना कि जिन पुलिस वालों ने उस महिला की कंप्लेन दर्ज करने से मना की थी, आनाकानी की थी, उन दोनों पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। इन सारे मामलों की सही से जांच शुरू करती है। जांच में पुलिस को एक चीज़ और भी पता चलती है कि वो जो पुलिस चौकी है वो भी अवैध ज़मीन पर मोहित खान के द्वारा बनाया गया था, जिसमें वो पुलिस की चौकी चल रही थी। इस मामले के बाद उसके खिलाफ और भी कई अवैध निर्माण की जानकारी मिलती है और वो जो पुलिस चौकी उस अवैध घर में चल रही थी उसे भी बुलडोज़र से तहस-नहस कर दिया जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। बाकी इस मामले पर आगे कोई और जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको किसी और कहानी में शेयर करूँगा। तो ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।